स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कल हमने आपको बताया था कि कल से मतलब आज से मैं केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करूंगा। मैंने यह भी बताया था कि कक्षा 12 में केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है और मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा दिखाई पड़ रहा होगा कि ये आपकी केमिस्ट्री में कक्षा 12 की केमिस्ट्री का 9वां पार्ट है और उसका नाम है उपसह संयोजक यौगिक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आज हम आपको ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर ये स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ाने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि आप ये अच्छे से पूरे वीडियो को अच्छे से अच्छे देखते रहेंगे और आपको अगर लगता है कि नोट्स बनाना चाहिए तो आप इसका नोट्स बनाते रहेंगे। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उपसह संयोजक यौगिक, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं और संक्रमण तत्वों का यह मुख्य गुण होता है, यह गुण होता है कि वो उपसह संयोजक यौगिक बनाते हैं। उपसह संयोजक यौगिकों को संकर यौगिक, संकुल यौगिक या अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। तो पहले आइए जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। वे यौगिक जो ठोस तथा विलयन दोनों प्रावस्थाओं में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, उन्हें उपसह संयोजक यौगिक, या ब्रैकेट में इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। यानी कि ऐसे यौगिक जो अपना अस्तित्व, जो अपनी आइडेंटिटी सॉलिड फेस में और लिक्विड फेस में या फिर कहें सॉल्यूशन फेस, तीनों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। आपको मालूम होगा कि आपने पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, जब लवण आपको पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा कि लवण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका सरल लवण, नंबर 2 आपका बताया गया होगा आपका द्विक लवण और नंबर 3 आपने पढ़ा होगा जटिल लवण। तो ये जो जटिल लवण होते हैं, ये जटिल लवण ही आप किस टाइप के हैं, आपके उपसह संयोजक यौगिक ही, इनको ही जटिल लवण भी कहते हैं। ठीक है, उपसह संयोजक यौगिकों का रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे उपसह संयोजक रसायन कहते हैं। यानी इसके हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसह संयोजक
यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। उसे उपसह संयोजक रसायन कहते हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अंग्रेजी में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals the study of coordination compounds is called coordination chemistry। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसह संयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे उपसह संयोजक रसायन कहते हैं। याद रखेंगे ये डिफिनीशन आप याद रखेंगे, अपनी कॉपी में भी लिखना चाहे लिख लेंगे। वर्नर को उपसह संयोजक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, पूरा नाम अगर देखना चाहें तो इसका इनका पूरा नाम होता है अल्फ्रेड वर्नर। तो अल्फ्रेड वर्नर को उपसह संयोजक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। यहां से आप एक चीज याद रखेंगे कि यहां लिखा हुआ है कि ऐसे यौगिक जो अपना अस्तित्व दोनों प्रावस्थाओं, चाहे वो ठोस हो चाहे विलीन, दोनों प्रावस्थाओं में बनाए रखते हैं, उन्हें ही उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। तो अस्तित्व बनाए रखने की बात यह है कि जब इन्हें ठोस अवस्था में तो इनका अस्तित्व ही है, लेकिन जब इन्हें किसी विलायक में घोला जाता है तो ये अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, अर्थात ये अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। आगे बात करते हैं कि उपसह संयोजक रसायन में प्रयुक्त शब्दावली, यानी कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में प्रयुक्त होने वाले हैं। तो पहला टर्म आता है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, ये वर्ड आपको इसमें बहुत बार सुनने को मिलेगा। तो ये जान लेना है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो उपसह संयोजक यौगिकों में उपसह संयोजक यौगिकों में वह धातु परमाणु या आयन जो अन्य परमाणु या परमाणुओं के समूहों से
उपसह संयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है उसे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। उपसह संयोजक यौगिकों में जो धातु परमाणु अन्य परमाणुओं या परमाणुओं के समूहों से जुड़ा होता है और किसके साथ जुड़ा होता है, उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, उसे ही बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। जैसे एग्जांपल देखें, एग्जांपल अगर देखें कि एग्जांपल है K4 Fe Cn का होल 6 और ये आपका एक एग्जांपल है उपसह संयोजक यौगिक का। इसमें जो आयरन है ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है। ठीक है, तो ये हो गया पहला आपका है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। जो धातु परमाणु इसमें उपसह संयोजक यौगिक में अन्य परमाणु या परमाणुओं के समूहों द्वारा उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। आपको यहाँ उपसह संयोजक बंध नहीं दिख रहे होंगे तो इसको ओपन करके अगर बना लें तो देखिए ना K4 4K प्लस और ये देखिए अंदर ये आपका Fe, ये Cn, ये Cn, ये Cn, यहाँ पे Cn, यहाँ पे Cn और यहाँ पे Cn और ये उपसह संयोजक बॉन्ड है और यहाँ पे ये आपका -4। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा कि जो आयरन है वो 6 सीएनओ के द्वारा जुड़ा हुआ है और Cn यहाँ पे क्या, Cn और आयरन के बीच में उपसह संयोजक बंध बने हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे ये आयरन क्या कहला रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु। अगला जो आएगा वो टर्म जो है वो है लिगेंड। लिगेंड अंग्रेजी में भी लिगेंड बोलते हैं, लिगेंड्स। जैसे मैंने बताया भी कि उपसह संयोजक यौगिकों में वह परमाणु जो अन्य वह धातु परमाणु जो अन्य किसी परमाणु या परमाणुओं के समूहों से जुड़ा होता है उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। यहाँ हम बताएंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु से जो परमाणु या परमाणुओं के समूह जुड़े होते हैं वही क्या कहलाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। तो कह सकते हैं कि उपसह संयोजक यौगिकों में उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जो परमाणु या परमाणुओं के समूह उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल यही देख लें K4FeCN6। इस K4FeCN6 में आपका आयरन क्या हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु, और आयरन से कौन जुड़ा हुआ है, Cn जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो Cn है वो क्या है, आपके लिगेंड है।
ठीक है। उपसह संयोजक बंध हमेशा जानते हैं, उपसह संयोजक बंध को हम देखो 3 प्रकार के बंध होते हैं, आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है। पहला होता है आपका सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक, दूसरा और होता है क्या कह सकते हैं उपसह संयोजक, और एक होता है आपका आयनिक बंध या जिसको हम बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंध। वैद्युत संयोजक बंध कब बनता है या आयनिक बंध कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का अगर स्थानांतरण हो रहा है तो बनता है आपका कौन सा? आयनिक बंध। अगर इलेक्ट्रॉन दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो अगर साझेदारी ऐसी हो रही है कि बराबर बराबर की साझेदारी हो रही है तो बनता है सहसंयोजक बंध। तो उसमें 3 प्रकार के, अगर एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो सिंगल बॉन्ड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझी होती है तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। उपसह संयोजक बंध कब बनता है? जब 2 परमाणुओं के मध्य साझेदारी तो होती है लेकिन साझेदारी एक तरफा होती है, साझेदारी में इलेक्ट्रॉन कोई एक ही परमाणु लगाता है, तो वो जो बंध बनता है उसको बोलते हैं उपसह संयोजक बंध। और उपसह संयोजक बंध को एक तीर के द्वारा दिखाया जाता है। इस तीर की डायरेक्शन क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन देता है उसकी तरफ से जिसको इलेक्ट्रॉन दिया जाता है उसकी तरफ से। मान लो कि ए ने ए और बी के बीच में साझा होना है, साझेदारी में ए इलेक्ट्रॉन लगा रहा है तो ए से बी की तरफ ये आपका बॉन्ड बनाया जाएगा। तो ये क्या है? उपसह संयोजक बंध। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो साइनाइड है वो आयरन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। और जो ये तीर लगाते हैं ये दिखाता है कि एक तीर लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं या इसको हम कहें एक इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ आयरन को 6 साइनाइड आयरन से जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड लगे हुए हैं। प्रत्येक साइनाइड आयन एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है। तो याद हो गया इतना आप लोगों को? ओके, अब आगे देखते हैं। लिगेंड की बात चल रही है, अब लिगेंड के यहीं से लिगेंड के प्रकार देख लेते हैं। लिगेंड के प्रकार, पहले तो आवेश के आधार पर, आवेश की प्रकृति के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऋणावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश उपस्थित होता है उन्हें ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं, ठीक है। ऋणावेशित लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश उपस्थित होता है उन्हें ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। जैसे देखिए कौन कौन सा हो सकता है? Cl-, Br-, I-, H-, OH-, Cn-, NCS-, CnH-, CO3-2, HCO3-, SO2-, SO4-2, SO3-2, S-2, PO4-3, P-3, NO2-, NO3-, N-3। तो ये आपके कौन से हैं? ऋणावेशित लिगेंड। जितने भी लिगेंड हैं इन पर क्या है? आपका ऋणावेश स्थित है, ठीक है। अभी हम ये नहीं देखेंगे किस पे कितना आवेश है, हाँ आवेश का प्रकार देखेंगे। तो आवेश का प्रकार सब में दिख रहा है, सब में ऋण आवेश है। तो
तो इसलिए कैसे हो गए ये ऋणावेशित लिगेंड हो गए। नंबर 2 देखें जो है धनावेशित लिगेंड। धनावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड में आप एक ही लिगेंड याद रखेंगे NO+। धनावेशित लिगेंड में एक ही लिगेंड याद रखेंगे NO+। तीसरा आएगा आपका उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड ऐसे लिगेंड जिन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है उन्हें उदासीन लिगेंड कहते हैं। जैसे देखें यहाँ पे NH3, PH3, RNH2, R2NH, R3N, ROH, एक और देख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं H2O। ये सारे के सारे लिगेंड कैसे हैं आपके उदासीन लिगेंड है, क्योंकि इन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। तो फिर से देख लें लिगेंड कौन से, लिगेंड किसे कहते हैं, ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह जो केंद्रीय धात परमाणु से उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें लिगेंड कहते हैं। या ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि वे परमाणु या परमाणुओं के समूह जो केंद्रीय धात परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं उन्हें लिगेंड कहते हैं, उन्हें लिगेंड कहते हैं। एक बात यहां से आपको और ध्यान रखनी है कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह कार्य करते हैं, अर्थात लुई क्षार होते हैं। जबकि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का कार्य करते हैं, अर्थात लुई अम्ल होते हैं। पिछले कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि अम्ल क्षार संकल्पना, अम्ल क्षार संकल्पना में 3 सिद्धांत आपने पढ़े होंगे। सबसे पहला पढ़ा होगा आर्रेनियस का सिद्धांत, दूसरा पढ़ा होगा लॉरी और ब्रॉन्स्टेड का सिद्धांत और तीसरा था लुई का सिद्धांत। तो लुई का कहना था इस सिद्धांत में ऐसा माना जाता था कि वे परमाणु या परमाणुओं के समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह कार्य करते हैं। यहाँ एक बात ये ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, चाहे वो 1 हो, 2 पेयर हो, 3 पेयर हो, 4 पेयर हो। तो वे परमाणु या परमाणुओं के समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह कार्य करते हैं, उन्हें लुई क्षार कहते हैं। जबकि वे परमाणु या परमाणुओं के समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का कार्य करते हैं उन्हें लुई अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धात परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का कार्य करता है, इसीलिए केंद्रीय धात परमाणु या आयन लुई अम्ल की तरह कार्य करता है। जबकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह कार्य करते हैं और वे लुई क्षार होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया लिगेंड के प्रकार। लिगेंड के प्रकार पहले हम इसको क्लासिफाई करेंगे किस आधार पे, आवेश की प्रकृति के आधार पर। अगर धन आवेश है तो वो धनावेशित लिगेंड, ऋण आवेश है तो ऋणावेशित लिगेंड, और अगर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है तो वह कहलाएंगे उदासीन लिगेंड।
इनके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए हैं कि ऋणावेशित लिगेंड में ये सारे इतने एग्जाम्पल, धनावेशित लिगेंड में केवल आपको एक ही एग्जाम्पल याद रखना है NO+, और उदासीन लिगेंड में आपको ये इतने लिगेंड याद रखने हैं। ठीक है, तो लिगेंडों के वर्गीकरण का ये पहला प्रकार था। कौन सा प्रकार था? आवेश की प्रकृति के आधार पर। दूसरा देखेंगे अब संयोजकता के आधार पर। संयोजकता के आधार पर, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या के आधार पर, यानी कोई लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है उस आधार पर लिगेंड कई प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड, या हिंदी में इसको बोलते हैं एक दंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड। ऐसे लिगेंड अब यहां इसकी बात नहीं हो रही है, चाहे वो धनावेशित हो, चाहे वो ऋणावेशित हो, चाहे वो उदासीन हो। ठीक है, तो वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं उन्हें एक दंती लिगेंड कहते हैं। ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। अब कौन कौन से लिगेंड मोनोडेंटेट होते हैं उनके एग्जांपल ये आप अच्छे से लिखेंगे। पहले तो वही Cl-, Br-, OH-, Cn-, I-, H-, NH3, H2O, RNH2 आदि। बहुत सारे होते हैं लेकिन इतने आप लिख लें भी। ये सारे के सारे लिगेंड जो हैं वो मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। ये सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। अच्छा, आपको ये कैसे समझ में आएगा कि ये मोनोडेंटेट लिगेंड है? आप जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो ये कोई अणु था HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक एकल बंध बना था, सिंगल बॉन्ड बना था, तो ये बन रहा था Cl। इसके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, भाई हाइड्रोजन में एक ही परमाणु, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें क्या होता है 2, 8, 7। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक के नियमानुसार कि बाह्यतम कोश पूर्ण होना चाहिए। क्लोरीन में 8 होने चाहिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी ये स्थायित्व को प्राप्त करेंगे, तभी ये स्थायी होंगे। तो इन लोगों ने जब आपस में मिला तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले तो बताया था अभी कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन की बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहां पे सहसंयोजक बंध बनता है। चूंकि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है इसलिए यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड बनेगा H और ये Cl। ठीक है, सहसंयोजक बंध भी 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय बंध और अध्रुवीय बंध। यहाँ पे कंडीशन ये है कि
क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, फिर भी बता देता हूं। साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेने की जो क्षमता होती है उसे ही बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। हुआ क्या, जो साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन युग्म बिल्कुल बीचों बीच में होना चाहिए था, लेकिन क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण वो क्लोरीन क्या किया कि उस जो अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचा ही और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी खींच के निकल गया। ठीक है, आपको मालूम है कि परमाणु उदासीन होते हैं। क्यों परमाणु उदासीन होते हैं? क्योंकि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। हमें यह भी मालूम है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश समान होता है। केवल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम वो नेगेटिव में होता है, जबकि प्रोटॉन पे इतना ही आवेश होता है, लेकिन वो किस में होता है? पॉजिटिव में होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होने के कारण ही परमाणु कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक है, अभी क्लोरीन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन खींचा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचा, इसलिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया ज्यादा, इसीलिए इसके ऊपर क्या हो गया? एक ऋणावेश आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही जिन पर दो आ रहे होंगे वो दो इलेक्ट्रॉन खींच के ला रहे होंगे, इसलिए इसमें दो आवेश हो गए माइनस के। यानी ये माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है, एक दंती लिगेंड के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, आगे बात करें कि उदासीन लिगेंड में अगर देखें तो यहाँ एक बता देता हूं एग्जांपल आपको। जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। ये देखिए नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था। क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, स्थायी नहीं है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी ये स्थायी होगा। इसने क्या किया, 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली। यहाँ पे साझेदारी हो गई, ये साझेदारी हो गई और ये साझेदारी हो गई। तो जब साझेदारी हो गई, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो उनके बीच में एकल बंध बन जाएगा। और जो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग नहीं लेता है उसे बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी इसको हम बोल सकते, इसको और भी बोलते हैं क्या, अंग्रेजी में बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो बंध बनता है, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, और इसको अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। इसको शॉर्ट में बीपी बोलते हैं और इसको शॉर्ट में एलपी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं आप कि बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास है, ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म किसी को दान कर सकता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह कार्य कर सकता है। इसीलिए क्या है, ये लोन पेयर, इसीलिए क्या है, ये आपका मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह कार्य कर सकता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है नंबर 2 बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको द्विदंती लिगेंड, हिंदी में द्विदंती लिगेंड। ये क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। युग्म का मतलब जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दान करता है। समझ गए, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, यानी कह सकते हैं कि वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं उन्हें द्विदंती लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, उन्हें द्विदंती लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं।
एक चीज और ध्यान रखेंगे, अभी मैंने बताया था जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म कोई दान करेगा तो एक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा तो वो 2 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, क्योंकि एक उपसहसंयोजक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक है, तब देख लेते हैं द्विदंती लिगेंड के एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल एथिलीन डाई एमीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में EN के नाम से लिखा जाता है, याद रखेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, CH2 NH2, CH2 NH2, ये आपका हो गया एथिलीन डाईएमीन। दूसरा होता है, आप एक और याद रखेंगे, ऑक्सेलेट आयन। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में OX के रूप में आपको मिल सकता है लिखा कहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2O4 -2, या ऐसे लिखा मिल सकता है COO- और COO-। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि यहाँ हम संयोजकता के आधार पर डिसाइड कर रहे हैं, आवेश नहीं देख रहे हैं। ये ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। जैसे देखो ये भी आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। अभी बताया था 1 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म ये, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म ये। यहाँ बताया कि नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ होगा, इसके पास ये दान करेगा और ये दान करेगा, तो बाइडेंटेट लिगेंड ये हो गया, बाइडेंटेट लिगेंड ही ये हो गया। तीसरा एक आप और एग्जांपल देख लें इसका, ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में GLY आपको लिखा मिलेगा, GLY। इसका फॉर्मूला देख लें, CH2 NH2 और ये COO-, CH2 NH2 और COO-, ये आपका क्या हो गया, ग्लाइसिनेट। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें, डाइपिरिडाइल। और ये आपको DIPY के रूप में लिखा मिल सकता है। ठीक है, इसका देख लें फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक इलेक्ट्रॉन पे युग्म इसके पास है, ये दान कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहे हैं, इसलिए क्या है आपके, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तो आप 3-4 एग्जांपल याद रखेंगे इसका। एक तो याद रखेंगे एथिलीन डाईएमीन, जिसको EN बोलते हैं। दूसरा ऑक्सेलेट आयन, जिसको OX बोलते हैं। तीसरा ग्लाइसिनेट, जिसको GLY बोलते हैं। और चौथा डाइपिरिडाइल, जिसे DP कहते हैं। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। जब आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जब इसी कंपाउंड्स के हम IUPAC नेम बताएंगे तो वहां पे पूरी की पूरी टेबल बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है त्रिदंती लिगेंड, जो कि मैं अब आके कल बताऊंगा। अभी पहला दिन था आपका, तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप चाहें तो आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने साथियों में इसे शेयर कर देंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू।